सेबी ने 11 सितंबर को एक सर्कुलर निकाल के मल्टी कैप फंड के बारे में एक बड़ा चेंज किया। उस चेंज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोग सोचेंगे कि 11 सितंबर को चेंज किया और फिर आप ये 14 सितंबर को वीडियो क्यों बना रहे हैं। देखिए, मेरा जो चैनल है उसमें मैं बिलीव करता हूँ कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दूंगा। मैं आपको जो भी इशू है, जो भी चेंज है, उसका हम लोग ठीक से इम्पैक्ट और एनालिसिस करके उसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर 11 सितंबर को चेंज होता है और मैं 11 सितंबर को ही आपको उसके बारे में बता देता हूँ तो मेरा एनालिसिस उतना ठीक नहीं रहेगा। और दूसरा क्या हुआ कि 11 सितंबर को सेबी ने ये सर्कुलर करके मल्टी कैप फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में चेंजेस बनाए। उसके बाद 13 सितंबर को यानी संडे को सेबी ने एक और सर्कुलर निकाला और उसमें उन्होंने सेबी एक्चुअली क्या कहना चाहती है और क्या ऑप्शन म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ है, इसके बारे में भी एक सर्कुलर निकाला। तो मैं ये दोनों जो सर्कुलर है, इन दोनों सर्कुलर की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए कि देखते हैं कि सेबी ने क्या चेंजेस सुझाव किए। लेकिन सेबी ने क्या चेंजेस किए इसके पहले हम लोग ये देख लेते कि ये एक्चुअली मल्टी कैप जो था फंड है उसमें एसेट एलोकेशन के पहले जो अक्टूबर 2017 को जो सर्कुलर आया था उसके हिसाब से रूल्स रेगुलेशंस क्या थे। तो एज पर अक्टूबर 2017 में जो कैटेगराइजेशन म्यूचुअल फंड्स का किया गया उस वक्त के हिसाब से मल्टी कैप फंड में मिनिमम 65% का निवेश जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में करना मैंडेट था। तो इसके साथ क्या एक फंड मैनेजर के लिए एक फ्री था कि वो 65% जो है मिनिमम से 100% तक इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर पाते थे। दूसरा ऐसा था कि वहाँ पे कैटेगराइजेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो अगर फंड मैनेजर चाहे तो वो पूरा के पूरा लार्ज कैप या फिर पूरा के पूरा मिड कैप या पूरा के पूरा स्मॉल कैप, उसे जिस हिसाब से ठीक लगता था उस हिसाब से निवेश करना उनके लिए एक फ्रीडम था। अभी जो 11 सितंबर का जो सर्कुलर आया है उस सर्कुलर में कि ये जो फ्रीडम था उस पर कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस आए हैं। ये रिस्ट्रिक्शन क्या है? तो अभी सेबी ने जो मिनिमम 65% था इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट का, उसे बढ़ा के कर दिया है 75%। तो अब मल्टी कैप फंड में कम से कम 75% निवेश जो है वो इक्विटी में होगा और इस 75% में 25% लार्ज कैप में निवेश करना मैंडेटरी है, 25% मिड कैप में निवेश करना मैंडेटरी है और कम से कम 25% स्मॉल कैप में निवेश करना मैंडेटरी है। और फिर बच जाते हैं वो 25% जो ऊपर के है, वो फंड मैनेजर चाहे तो डेब्ट और कैश में रख सकता है या फिर चाहे तो लार्ज कैप में रखो या फिर मिड कैप में या जैसे उसके, लेकिन मिनिमम साइड मैंडेटरी जो है वो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, इनके लिए कम से कम 25% का है। अभी ये जो रेगुलेशन है, ये जो चेंजेस जो म्यूचुअल स्कीम में करना है, इसके लिए सेबी ने एक टाइमलाइन दी है। ये टाइमलाइन ऐसी है कि हर 6 महीने बाद एक लिस्ट जो है वो आती है। उस लिस्ट के हिसाब से ये फिक्स होता है कि कौन कौन से शेयर्स जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जैसे टॉप 100 जो है वो लार्ज कैप में, 101 से 250 तक मिड कैप में और 250 से आगे सब स्मॉल कैप में आ जाते हैं।
तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये सेबी ने जो अचानक ये चेंज किया है इसकी वजह क्या हो सकती है। देखिए, सर्कुलर में सेबी ने ऐसी कोई वजह बताई नहीं है। उन्होंने सबसे उनका जो एक में वो फोकस जो रहा है, उनका कहना है कि फंड का जो कैटेगरीज के हिसाब से नाम है वो नाम के हिसाब से उसका पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर फंड मल्टी कैप है तो उसमें ऑल कैप के स्टॉक्स होना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने ये जो रिस्ट्रिक्शन है कम से कम 25% हर कैपिटलाइजेशन के शेयर्स में निवेश करना मैंडेटरी किया है। अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया है लास्ट 1-1.5 साल में कि काफ़ी फंड जो थे उनका इंक्लिनेशन जो था, मल्टी कैप फंड जो थे उनका इंक्लिनेशन जो था वो एक लार्ज कैप की तरफ ही ज़्यादा था। कुछ फंड्स का तो करीब करीब 83% से ऊपर लार्ज कैप में निवेश था। तो क्या होता था कि हम लोग जब मल्टी कैप फंड कंपेयर करते तो एक फंड का है जिसका लार्ज कैप 83% है और दूसरा जो मल्टी कैप फंड है उसका जो हम लोग लार्ज कैप में निवेश है वो समझो 30% है। तो फिर ये जो कंपैरिजन हम लोग करते थे मल्टी कैप फंड में वो उतना ठीक नहीं था। मतलब उनका जो ग्राउंड जो जिस ग्राउंड पे कंपैरिजन होना था वो ठीक से नहीं होता पाता था। तो दैट माइट बी अ वन रीज़न कि सेबी ने ये जो है मैंडेटरी 25% का रूल बनाया है ना हो। ये करने से क्या होगा तो हर सब जो मल्टी कैप फंड्स है वो एक सेम ग्राउंड पे आ जाएंगे कि हर एक के पास कम से कम लार्ज कैप होगा, कम से कम मिड कैप होगा और कम से कम स्मॉल कैप होगा। और अगर हम देखा जाए तो कुछ फंड में आपको नाम बताता हूँ कि जिनका लार्ज कैप का अलोकेशन जो है और उनका एयूएम भी काफ़ी बड़ा है। जैसे कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, इनका एयूएम साइज है 29,000 करोड़ से ज़्यादा और उनका लार्ज कैप अलोकेशन है 66.47% से ज़्यादा। दूसरा फंड है HDFC इक्विटी। इस फंड के बारे में हमने कुछ दिन पहले ही एक रिव्यू किया था। इस फंड का एयूएम जो है वो करीब करीब 20,000 करोड़ के पास है और लार्ज कैप इसका जो अलोकेशन है वो 83% से ज़्यादा है। तीसरा फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ का इक्विटी फंड। एयूएम 11,000 करोड़ से ज़्यादा है और लार्ज कैप अलोकेशन देखा जाए तो 55% से ज़्यादा है। और यूटीआई इक्विटी फंड जिसका लार्ज कैप अलोकेशन जो है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा है और लार्ज कैप का अलोकेशन है वो 47% से ऊपर है। अगर आप देखें तो इन सब फंड का जो स्मॉल कैप है वो करीब करीब 1%, 3%, 6% इतना ही है और मिड कैप भी अगर आप देखें तो वो काफ़ी कम है। तो क्या हो गया कि ये जो मल्टी कैप फंड्स थे ये स्क्यूड हो गए लार्ज कैप की तरफ। इसीलिए सेबी ने शायद ये कदम उठाना जो है ज़रूरी समझा। अभी ये जो चेंजेस सेबी ने किए हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हम लोग देख लेते। फंड्स जिनके पास लार्ज कैप, जैसे अभी हमने पहले स्लाइड में देखा कि फंड्स जिनका लार्ज कैप जो ओवरवेट है उनको लार्ज कैप रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा, फंड्स जो अंडरवेट है लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप को, उनको मिड कैप और स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में 25% मिनिमम तक ऐड करने पड़ेंगे। अगले कुछ महीनों में लार्ज कैप में हम कुछ चुनिंदा काउंटर पे सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। और जैसे आपने अभी तक सोचा भी होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में नेक्स्ट कुछ मंथ कुछ परसेंट में रैली नज़र आ सकती है। तो ये सब तो क्या हो सकता है देखा। और दूसरा मैं बताता हूँ कि फंड जो है, जो नया जो सर्कुलर सेबी ने मैंने कहा 13 सितंबर को रिलीज़ किया, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि फंड मैनेजर एक तो ये कर ले कि लार्ज कैप का जो उनका पोर्टफोलियो में वेट है वो कम कर ले और बाकी जो है वो परसेंट बढ़ा दे। और वो बढ़ाते वक्त उनके पास जो उसी फंड हाउस के पास दूसरी जो कैटेगरी है स्मॉल कैप या मिड कैप,
उसमें जितना उनका एलोकेशन है वही स्क्रिप्ट शायद वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। फंड हाउस में शिफ्ट स्क्रिप्ट को एक्सचेंज कर ले एक स्कीम से दूसरी स्कीम में। दूसरा, ये जो फंड हाउस है ये इसी स्कीम्स को शायद रिकैटेगराइज भी कर सकते हैं। देखिए, सेबी के रूल के अनुसार आपके फंड एक फंड हाउस में एक कैटेगरी का एक ही फंड हो सकता है। समझो ऐसा कोई छोटा फंड हाउस है जिसके पास अभी लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी प्रेजेंट नहीं है, तो और उनका लार्ज कैप में अलोकेशन ज़्यादा है, तो शायद वो फंड हाउस इस मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप मिड कैप फंड कैटेगरी में शिफ्ट कर सकता है। फंड हाउस अगर उनके पास पहले से कैटेगरी है, जैसे कि अभी मैं एक एग्जाम्पल तौर पे दे रहा हूँ, ये होगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन फॉर एक एग्जाम्पल देखते हैं तो HDFC टॉप 100 ये लार्ज कैप फंड है और उसी फंड हाउस का HDFC इक्विटी एक फंड है कि जो लार्ज कैप हेवी है। तो शायद फंड हाउस इन दो स्कीम्स को मर्ज भी कर सकते हैं, तो उनको ये मल्टी कैप का ऑप्शन रहेगा ही नहीं और वो मल्टी कैप वापस सेपरेट से लॉन्च कर सकते हैं। और तीसरा जो हो सकता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में नज़दीकी 5-6 महीने में, जैसे मैंने कहा, वहाँ पे एक सेलिंग बाइंग जो है वो एक रैली दिख सकती है कुछ चुनिंदा अच्छे काउंटर्स पर। लेकिन फंड हाउसेस जो है वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में तेज़ी से बाइंग शायद ना करें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि स्मॉल कैप जो है फंड, स्मॉल कैप स्क्रिप्ट जो है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटा होता है, तो एक ही दिन में आप पूरा के पूरा खरीदना किसी भी फंड हाउस के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि आप अगर एक के बाद एक अगर 2-4 दिन उसी काउंटर पे अगर परचेस करते तो वहाँ पे प्राइस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर उस हालत में ये जो फंड है वो नज़दीक के दिनों में उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि इन्वेस्टर लोगों को क्या करना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया। देखिए, अगर आपका फंड, जो मैंने पहले 4 फंड बताए, उससे भी कुछ और भी फंड हो सकते हैं कि आपका ऐसे फंड में निवेश है जिसका AUM काफ़ी बड़ा है और दूसरा उनका लार्ज कैप एलोकेशन भी काफ़ी बड़ा है, तो आप एक हफ्ते भर देख लीजिए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि शायद आपको फंड के बारे में, आपके स्कीम्स के बारे में कुछ कॉल लेना ज़रूरी पड़ सकता है। दूसरा कि केस जैसे फंड कि समझो एडलवाइस का मल्टी कैप फंड है, ये फंड का करीब करीब AUM 800-700 करोड़ की रेंज में है, तो ऐसे फंड है तो शायद विदिन उनकी जो विदिन फंड हाउस में विदिन स्कीम्स भी फंड जो है वो एक्सचेंज करके मैनेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे AUM बड़ा है वहाँ पे उनको मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा। स्पेशली जो टॉप के फंड हाउसेस है उनके ऑलमोस्ट ऑल फंड जो है उनके AUM काफ़ी ऊपर तक होते हैं, तो उनको इतना बैंडविड्थ फ्री नहीं है कि वे एक स्कीम में से कुछ शेयर्स दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र कर पाए। तो आपको ये जो आपकी फंड कैटेगरी है इस पर नज़र रखना होगा। और ऐसा हो सकता है कि नज़दीक के कुछ महीने में स्मॉल कैप मिड कैप में रैली आ जाए और आपको थोड़ा सेलिंग प्रेशर लार्ज कैप में दिख सकता है। लेकिन ये अच्छी बात भी है कि कुछ चुनिंदा अच्छे काउंटर पे आपको लार्ज कैप काफ़ी बार्गेन रेट पे अवेलेबल भी हो सकते हैं। तो जिनके लार्ज कैप में अभी SIP चल रहा है तो उनको ऐसा नहीं कि प्रेशर आ रहा है तो SIP में कुछ पॉज कर दे या कुछ कर दे, उनको एक्चुअली SIP कंटिन्यू रखना है, क्योंकि डिस्काउंट में अगर सही में लार्ज कैप में सेलिंग का थोड़ा प्रेशर आता है तो उन फंड्स को डिस्काउंट में अच्छे शेयर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए कि आज मैंने सेबी सर्कुलर के बारे में आपको एक सरल और इजी भाषा में
ये सब समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकॉन जब आप दबाते तब मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है, तो आपसे कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होता है। थैंक यू।